गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और यूएसए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील हो पाए, ताकि ये जो 50% टैरिफ वाली सिचुएशन भारत के ऊपर लगी हुई है, इसको हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँ। एंड अकॉर्डिंगली दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड के मुद्दे थे, उनको जल्दी से डिस्कस करके अलग अलग ट्रेड डील के एस्पेक्ट कवर करते हुए जल्दी से जल्दी इसको साइन किया जा पाए, ये दोनों देश यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75th जन्मदिन भी है। इस मौके के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने दोस्त को फ़ोन किया एंड उन्होंने यहाँ पे उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। और कोशिश यही है कि दोनों देश साथ में मिलकर किस तरह से आगे और फर्दर अपनी कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 17 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हिंदी दिवस के हमारे जो ऑफर्स चल रहे हैं, उनके आखिरी 2 दिन बचे हैं, यानी कि आज और कल लास्ट डे है। इसमें अगर आप 3 ईयर का हमारा प्रोग्राम प्रारंभ 2028 में एनरोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी टीम आपको अप टू 58% ऑफ आपको दे रही है हिंदी माध्यम के प्रारंभ के ऊपर। उसी तरह से अगर आपका 2026 का लक्ष्य है, तो प्रहार बैच आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं एंड 27 वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो संकल्प बैच को एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ ऑप्शनल बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर भी आपको ऑफ देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जो सृजन 2026 है, प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच जो है, उसके ऊपर भी आपको 53% ऑफ देखने को मिल जाएगा। इन सभी बैचेस के जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं, वहां पर जाकर आप इन बैचेस के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो पिंक टैक्स के रिगार्डिंग है। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये पिंक टैक्स क्या है। सबसे पहली चीज, क्या आप लोग एक वर्ड समझते हो, मिसनोमर? देखो, जब हम बात करते हैं ना मिसनोमर की, मिसनोमर का मतलब ये होता है कि ऐसा शब्द जिसका मतलब बिल्कुल उल्टा निकले। कहने का मीनिंग क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने ग्रीनलैंड के बारे में सुना होगा। अब ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां आइस से भरा हुआ है वो। और अगर मैं बात करूं आइसलैंड की, तो आइसलैंड ज़्यादा ग्रीनरी के थ्रू है, तो ये मिसनोमर हुआ। इसी तरह से अगर हम जैसे एग्जांपल में और देता हूँ, जैसे आपने स्टारफिश सुना होगा। स्टारफिश नाम सुनने से लगता है एक फिश होगी, पर ऐसा नहीं है, ये स्टारफिश फिश है ही नहीं। उसी तरह से आपने गिनी पिग के बारे में सुना होगा। अब जो गिनी पिग है, ना ही वो पिग है, ना ही वो गिनी से आया, पर नाम उसका गिनी पिग है। तो सोचने से ऐसा लगता है इसका मतलब ये होगा, पर मीनिंग बिल्कुल उल्टा निकलता है। आपने शूटिंग स्टार सुना होगा। जो शूटिंग स्टार होता है ना, वो स्टार दरअसल में होता ही नहीं है, वो एक मीटियोर होता है। तो ये नंबर्स या जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मिसनोमर, कि सोचने से लगे कि मतलब कुछ अलग है, पर मतलब बिल्कुल ही उल्टा निकल के आ रहा है। अब उसी तरह से जो पिंक टैक्स आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है ना, ये पिंक टैक्स भी एक मिसनोमर है। लग रहा है कि पिंक टैक्स का मतलब होगा एक तरह का टैक्स, पर नहीं, ये कोई टैक्स नहीं होता। फिर मीनिंग क्या है पिंक टैक्स का? दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो पुरुषों के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लेट से वो 100 रुपए के हैं, महिलाओं का सेम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेट से 115, 120 या 150 रुपए का होता है। अब ऐसा नहीं है कि इसको बनाने का खर्चा अलग अलग है, नहीं। मान लो बनाने का दोनों का खर्चा सेम है, पर तब भी कई कंपनीज पता क्या करती हैं, जो वुमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती है ना, उनको यहाँ पे जानबूझ के महंगे में बेचती हैं, मेन वालों को थोड़ा सस्ते में बेचा जाता है। ये देखो, है तो नहीं है टैक्स, पर ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को थोड़ा एक्स्ट्रा पे यहाँ पे करना पड़ा। एक ऐसी प्राइसिंग प्रैक्टिस है जहां पर महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। और ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, और चीज़ों में भी आपको नोटिस करने को मिलता है कि महिलाओं के प्रोडक्ट्स जानबूझकर, द वर्ड हियर इज जानबूझकर महंगे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बनाने की कॉस्ट कईयों की महंगी होती है, कोई महंगी बनाने की चीज़ है वो एक अलग बात है, पर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जानबूझकर एज अ प्राइसिंग टेक्निक उनको महंगा रखा जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं के अगेंस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एंड इसी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज पिंक टैक्स। ये जो पिंक टैक्स पहली बार शब्द है, ये 1994 कैलिफोर्निया यूएसए में कॉइन किया गया था। एंड स्टडीज यही शो करती हैं कि लगभग महिलाओं के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लगभग 13% महंगे होते हैं एज कंपेयर टू मेंस। ठीक है ना? एंड इससे पता क्या होता है, इससे आप नोटिस कर पाओगे, जब महिलाओं का खर्चा ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह की चीजें महिलाओं को ज्यादा इफेक्ट करेंगी। एंड साथ ही साथ महिलाओं की तो सैलरी भी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू पुरुष।
कि महिलाएं काम भी ज़्यादा कर रही हैं, सैलरी भी कम मिल रही है और उनके प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं। तो एक तरह से हर प्रकार से महिलाओं के ऊपर ये एक बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट कॉज करता है। अभी भारत में क्या हुआ है, हमारा जो एनसीडीआरसी है ना, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसने यहाँ पे बोला है कि कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए इस तरह के पिंक टैक्स लगाना या फिर जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, एंड फेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। तो ये पिंक टैक्स आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी भारत के अंदर कोई ऐसा लॉ नहीं है जो पिंक टैक्स को बैन करे, पर एनसीडीआरसी जरूर बोलती है कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ना 2018 में हमने जीएसटी में बदलाव किया था, जिसके माध्यम से सैनिटरी नैपकिन्स जो टैम्पॉन्स होते हैं उनको यहाँ पे जो पहले 12% जीएसटी लगता था ना, उससे हमने हटा दिया है। इससे फायदा यही हुआ कि सैनिटरी नैपकिन्स और टैम्पॉन सस्ते हुए, एंड महिलाओं की जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के अंदर हमारे यहाँ पे कदम यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। अब दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ कि भारत में ना नॉर्मली स्केटिंग वगैरह का उतना कल्चर देखने को नहीं मिलता जितना दूसरे देशों में देखने को मिलता है। तो भारत में ना पहली बार ऐसा हुआ है भारत की तरफ से कि आनंद कुमार वेल कुमार जी ये पहले भारतीय बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप इन स्केटिंग को जीतने वाले। आज तक किसी भारतीय ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को नहीं जीता था, पर पहले भारतीय यहाँ पे आनंद कुमार जी यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये 22 वर्ष के स्पीड स्केटर हैं जो कि तमिलनाडु से आते हैं, और इन्होंने लगभग 1 मिनट 24 सेकेंड के अंदर यहाँ पे 1000 मीटर 1 किलोमीटर की जो स्प्रिंट होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो 1 मिनट 24 सेकेंड के अंदर इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन चुके हैं। दोस्तों स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो ये इस बार हुई है आपके चाइना के अंदर, बाइदे चाइना के अंदर, एंड ये हाईएस्ट ग्लोबल कंपटीशन है स्केटिंग के अंदर, जहाँ पे दुनिया भर के अच्छे अच्छे जो स्केटर्स हैं वो यहाँ पे compete करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो सब साथ में आके इंटरनेशनल टैलेंट दुनिया के सामने यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वोल्यूशन के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है। देखो आप लोग सब लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट पे फोकस करना, राइट। होता पता क्या है, कई बार कंपनीज जैसे खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल एग्जांपल और भी आप ले सकते हो। तो मान लो आपस में कंपटीशन है कई कंपनीज का, तो वो क्या करेंगे, वो अपने प्राइजेस को कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि उनको पता है कि यार कि हमारा प्रोडक्ट इतने का है, सामने वाले का प्रोडक्ट इतने का है, हमें कहीं ना कहीं सस्ते में देना पड़ेगा तभी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। फिर धीरे धीरे जब इतने ज़्यादा प्राइस कट होते हैं, प्राइस में कमी करी जाती है, तो साथ में हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो भी प्राइस कट कर ले, मतलब ये भी प्राइस कम कर रहा है अपना, ये भी कम, ये और कम कर रहा है, ये और कम कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब ना इतने ज़्यादा इनको डिस्काउंट देने पड़ते हैं कि इनका कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो लॉस में उनको बेचना पड़े। जितने की उनका खर्चा था, जितने की कॉस्ट थी ना, कॉस्ट से भी कम प्राइस के अंदर कई बार उनको प्रोडक्ट यहाँ पे बेचना पड़ता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे मार्केट में एक तरह से डिफ्लेशन आ जाता है, कंपनी सस्टेनेबल नहीं रह पाती, क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, पैसा ही नहीं आ रहा आपके पास, आप नुकसान में एक तरह से अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो उससे डिफ्लेशन इन जनरल इकोनॉमी के अंदर आएगा और उस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। नए प्लेयर्स मार्केट में आ नहीं पाते, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी में कुछ भी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हो पाता, और धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके कंपनीज यहाँ पे खत्म होती रहती हैं, एंड इस वजह से अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया जाता है। देखो जब ये वर्ड आता है ना इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन का दरअसल में अर्थ यही है कि अंदर टर्न करना। तो कई बार कंपनीज एक दूसरे को हराने के चक्कर में इतना ज्यादा पीछे पड़ जाती है एक दूसरे के कि अपने आप को ही खा जाती हैं, या अपने आप को ही खत्म कर लेती हैं, या पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही यहाँ पे नुकसान पहुंचाती हैं। इसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन। अब एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है दोस्तों कि आज के समय जो चाइनीज इकोनॉमी है ना, वो यहाँ पे इन्वोल्यूशन ही फेस कर रही है। इन्वोल्यूशन का मतलब यही होता है जो मैंने आपको यहाँ पे साइकिल बताया, विशियस साइकिल, खराब साइकिल है ना, जो अपने आप को ही हरा रहा है। जीरो सम कंपटीशन यहाँ पे कोशिश कर रहा है। जीरो सम का मतलब होता है मेरे फायदे से किसी और का मैं नुकसान कर रहा हूँ, ठीक है ना। जीरो सम का मतलब ये होता है कि जैसे मैं जीता तो कहीं ना कहीं सामने वाला हारेगा, मुझे +1 पॉइंट मिला, इसको -1, तो नेट में कितना बना, नेट जीरो हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट जीरो सम गेम, ठीक है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। बाकी ये लेटिन फ्रेज इन्वोल्यूशन से आया, जिसका मतलब है टर्न इनवर्ड्स, और ये एक तरह का हाइपर कंपटीशन है जो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, जहां फर्म्स एक दूसरे को यहाँ पे हराने के चक्कर में
खुद को एग्जॉस्ट कर लेती हैं और एक्चुअल में उनकी कोई ना ग्रोथ होती है, ना कुछ इनोवेशन होता है, एंड कंपनीज यहाँ पे अपने प्राइसेस को कम 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 करती रहती हैं, प्रोडक्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करती हैं ताकि उनका मार्केट शेयर उनको यहाँ पे मिल पाए, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पीछे छूट जाती है, जिस वजह से ओवर कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है, पर अक्सर जो गुड्स हैं वो काफ़ी कम दाम में उनको यहाँ पे बेचने पड़ते हैं। तो इस तरह से कंपनीज को काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर नुकसान देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज इन्वोल्यूशन। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान ट्राईलैटरल मीटिंग। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर टॉपिक को। देखो इन तीनों कंट्रीज की लोकेशन आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगी। जैसे भारत हो गया, ठीक है ना, उस तरह से यहाँ पे आपको ईरान एंड आपका ऊपर इसके उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे उज्बेकिस्तान भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनमें, राइट। अब इन तीनों के बीच में पहली बार क्या हुआ है, पहली बार इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। ये पहली ऐसी ट्राईलैटरल मीटिंग थी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि ऐसी मीटिंग करी की जा रही है। देखो बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो आप ये देखो कि जैसे भारत में कांडला पोर्ट है, उस तरह से यहाँ पे ईरान में आपको बहुत ही फेमस आपको चाबहार पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये चाबहार पोर्ट अपने आप में काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, राइट, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट के बहुत नज़दीक में लोकेटेड है। उसके अलावा चाबहार पोर्ट जो है वो अफगानिस्तान तक हमें ट्रेड करवाने के अंदर मदद करता है, एंड इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर पोर्ट का इस्तेमाल करके हम ऊपर हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनमें एक उज्बेकिस्तान भी है, उसके साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर पाते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? तो ट्रेड कैसे बेहतर किया जा पाए उसमें चाबहार पोर्ट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। बाकी इसके अलावा आप लोग जानते होंगे INSTC के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। अब इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से अगर भारत से कोई सामान आपको यहाँ पे रशिया तक पहुँचाना है तो इतना लंबा, यूरोप और रशिया इतना लंबा रूट है नॉर्मली, पर जो INSTC रूट है ये ईरान के थ्रू होता होता यहाँ पे जाके बहुत ही छोटा रूट आपको रशिया तक यहाँ पे पहुँचाने का बन जाता है। और ये अपने आप में एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, क्योंकि इसमें आपका रोड्स का इस्तेमाल भी है, रेलवेज का भी है, वाटरवेज का भी इस्तेमाल है, तो इससे भी इंडिया और ईरान और यूरेशिया के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होती है। बाकी इसके अलावा हमारी यहाँ पे जो डिस्कशन ट्राईलैटरल मीटिंग हुई, जो कि पहली बार ऐसी हो रही थी, ठीक है, ईरान ने इसको होस्ट किया, तो उसमें और क्या कोशिश करी गई कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को हम यहाँ पे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बाकी कनेक्टिविटी, ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी के अंदर हम अपने आप के कॉपरेशन बेहतर बनाना चाहते हैं, चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल बेहतर करना चाह रहे हैं, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उनका भी इंटरेस्ट है चाबहार पोर्ट के अंदर, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इंडिया साथ में चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर जल्दी से जल्दी यहाँ पे हो पाए, ताकि यूरेशियन मार्केट का एक्सेस उसको मिले, एंड साथ ही साथ वहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना वो हम यहाँ पे सोर्स कर पाए, और हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर हम उसको यहाँ पे अचीव कर पाए। इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर मीटिंग इंडिया ईरान उज्बेकिस्तान के बीच में ट्राईलैटरल मीटिंग आपको देखने को मिली। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है ना वो है 7 इंडियन साइट्स एडेड इन टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो यहाँ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव। इसका मतलब ये मत समझना कि यूनेस्को में साइट में नंबर बढ़ गया ना, ये टेंटेटिव है, मतलब एक लिस्ट बनाई गई है प्रोबेबल कैंडिडेट्स की, तो उसमें से आगे जाके हो सकता है कि किसी को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिले। दिस इज ओनली द टेंटेटिव लिस्ट, मतलब कि प्रोबेबल वालों की हमने यहाँ पे लिस्ट में कुछ एडिशंस करी हैं। मैं आपको पहले इसमें समझाता हूँ कि नेचुरल वालों की बात हो रही है। ध्यान से देखना, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इनवन एनसीईआरटीज में आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं ना टाइम पीरियड्स की, तो इसमें आपको ईयन, ठीक है, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, एंड लास्ट में आपका एज, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ईयन सबसे बड़ा आपको इन टाइम के अंदर होता है, फिर एरा, फिर पीरियड, फिर इपॉक, फिर आपको एज देखने को मिल जाएगी, राइट। आज के समय दोस्तों हम यहाँ पे होलोसीन इपॉक में है। इनफैक्ट इसमें भी ना आपकी जो मेघालयन एज आपको जो देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें आपको आज के टाइम देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड इनफैक्ट आपका ईयन कौन सा चल रहा है, फिनोरोजोइक ईयन, सिनोजोइक इरा, क्वाटरनरी पीरियड, होलोसीन इपॉक, एंड लास्ट में मेघालयन एज, ये आज का टाइम है। पर पास्ट के टाइम के ऊपर जैसे आपका जुरासिक आपने
पीरियड आपने सुना होगा, ठीक है ना। पेलियोसीन ईपॉक के बारे में आप जानते होंगे, प्लीस्टोसीन ईपॉक के बारे में आपने सुना होगा, है ना। बाकी ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके बारे में आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा भी होगा, और ये ऑर्डर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हमारी जो हमने जो 7 पर्टिकुलर इंडियन साइट्स को यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया ना, उनका कहीं ना कहीं रिश्ता इन सबके साथ है, क्योंकि जब आप नेचुरल साइट में किसी चीज़ को ऐड करने की कोशिश करते हो ना, तो उसका अर्थ की हिस्ट्री के साथ, अर्थ के एनवायरनमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, कुछ जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस उसका होता ही है। जैसे आपको मैं ये बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करी हैं। एक है नागा हिल ओप्लियोहाइट, ठीक है, ये नागालैंड के अंदर है। एंड आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख पाओगे कि यहाँ पे हुआ पता क्या है। आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपनी ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, राइट। तो प्लेट टेक्टोनिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कैसे वो कोलाइड करती हैं, फिर किस तरह से ओशनिक क्रस्ट जो भारी होने की वजह से नीचे जाती है, राइट। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे नागा हिल्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर ओशनिक क्रस्ट और अपर मेंटल रॉक्स अपलिफ्ट हुई हैं ऑन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इससे हमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में एक आइडिया भी मिलता है, टेक्टोनिक प्रोसेस कैसे कैसे हुआ इंडियो म्यांमार का, और साथ साथ टेथिस ओशन किस तरह से क्लोज हुआ, उसका हमें एक आइडिया मिलता है। इसी तरह की बेल्ट्स आपको साइप्रस और ओमान में भी देखने को मिलती हैं। सो दैट इज वाई दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागा हिल इन नागालैंड। दूसरे की बात करें तो दो डेक्कन ट्रैप्स एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर, ये आपको सतारा महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे, राइट। और दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल फ्लड बसाल्ट जो प्रोविंस है ना, वो आपको यही डेक्कन ट्रैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मैंने पीछे अभी आपको हिस्ट्री डिस्कस करी थी ना, तो ये जो मैं बात कर रहा था टाइम पीरियड की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो डेक्कन ट्रैप्स हैं ये क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटेंशन इवेंट, जो कि आज से 65 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पे आइडिया इसका उसके साथ इसका लिंक किया जाता है। इस तरह से ट्रैप्स जो हैं वो आपको साइबेरियन ट्रैप्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। तो सिमिलर ट्रैप्स आपको यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिल जाते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छे हैं। टेबल टॉप प्लेट्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड वॉल्केनिज्म को समझने के लिए, मास एक्सटिंक्शन और क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए डेक्कन ट्रैप्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर, ये आपको उडुपी कर्नाटका के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि रियोलिटिक लावा, ठीक है, बेसिकली कॉलम लेवल के अंदर जो लावा होता है वो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक रेयर है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे जायंट कॉजवे आयरलैंड के अंदर है, डेविल्स फॉस्फाइट यूएसए के अंदर है, उसके तरह ही सिमिलर आपको ये सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इससे हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आइडिया और लगता है, एंड साथ ही साथ किस तरह से इंडिया और मेडागास्कर प्लेट अलग अलग हुई लगभग 88 मिलियन ईयर्स अगो, वो सेंट मेरी आइलैंड हमें यहाँ पे एक आइडिया उसके रिगार्डिंग बताता है। सिमिलरली दोस्तों मेघालयन एज केव्स, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ के अंदर पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ये मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, और यहीं से हमें आइडिया लगता है मेघालयन एज की स्टार्टिंग का। बेसिकली होलोसीन जो ईपॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसी में मेघालयन एज को डिफाइन इसी एक केव से यहाँ पे किया जाता है, लगभग 4200 साल आज के समय से पहले, बिफोर टुडे या बिफोर प्रेजेंट अगर हम दे बात करें तो 4200 ईयर्स पहले आपका ये एज जो है स्टार्ट होती है। और दीज आर द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट केव सिस्टम इन साउथ एशिया, ठीक है। इनको साथ ही साथ अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आपको लाइमस्टोन केव्स आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड आप लोगों ने स्टेलेग्माइट्स के बारे में सुना होगा, किस तरह से ऊपर से इस तरह से स्टेलेग्माइट्स होते हैं, तो स्टेलेग्माइट केव्स आपको ये देखने को मिलेंगी। और इस तरह के सिमिलर कंपैरिजन देखे जाते हैं चाइना की यूनुआन केव्स के साथ। नेक्स्ट हमारा जो अगला यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, वो है तिरुमला हिल्स, आंध्र प्रदेश के अंदर। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे तिरुमला हिल्स गए भी होंगे, जो आपके तिरुपति बालाजी है ना, वो इन्हीं तिरुमला हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स का किस तरह से सेडिमेंट्री फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में आइडिया लगता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में, उनकी मिनरोलॉजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको वाटरफॉल्स, रिलीजियस लैंडस्केप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और हिल्स के बीच में आपको जो फॉरेस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल ट्रेडिशन भी है यहाँ पे तिरुमला हिल्स का। सिमिलरली अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अलावा एरामटी डिबालू, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिल जाते हैं रेड कलर के, तो रस्ट रेड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं विशाखापट्टनम कोस्ट के पास। ये ऐसे ड्यून्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के अंदर भी हैं, तो उसी तरह से हमारे पास भी इंडिया के अंदर भी एरामटी डिबालू है। तो यहाँ पे सी लेवल फॉल का एविडेंस मिलता है, ठीक है। किस तरह से बे ऑफ बंगाल का कोस्टल इवॉल्व हुआ उसके बारे में आइडिया लगता है।
एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के टूल्स, माइक्रोलिथिक जो बिल्कुल छोटे हैं, मीजोलिथिक हो गया, पेलोलिथिक, अलग अलग टाइम पीरियड्स के टूल्स जो आप पढ़ते होंगे ना कि कैसे टाइम के साथ साथ आपके टूल की शेप, टूल का साइज चेंज होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यहीं देखने को मिल जाते हैं। तो लगभग 18,500 साल पहले आज से यहाँ पर आपको जो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम था उसके सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिल जाएंगे आंध्र प्रदेश के एरामटी डिबालू में। सिमिलरली एक और है, वो है वर्कला। देखो इंडिया में अगर आपको बीचेस देखने हो ना, देखो बीचेस वैसे इंडिया में बहुत शानदार शानदार हैं, पर एक दोस्तों एक बात करें हम अंडमान निकोबार की, तो वहाँ पर आपको राधेनगर बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा आपको एक बहुत ही शानदार बीच आपको वर्कला केरला के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम वर्कला बीच ही है। ये देखो मेरे पर्सनली दो फेवरेट हैं, ठीक है, बहुत ही शानदार दोनों बीच बने हुए हैं। तो ये जो वर्कला वाला है ना नेचुरल हेरिटेज, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे ना ऊपर, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लिफ बना हुआ है, इसको वर्कला क्लिफ के नाम से जानते हैं, और यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो ये जो नेचुरल हेरिटेज है ना वर्कला का, ये यूनिक कोस्टल सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है, एंड इसीलिए इसको वर्कला फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। एंड मेरीन लाइफ का कैसे फॉसिल एविडेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरह का जो क्लिफ वाला सिस्टम है ना, ये आपको पोर्टुगल के एल्गावे कोस्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरह के क्लिफ्स अरेबियन सी में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी रेयर, बट वर्कला में आपको एक अच्छा एग्जाम्पल इसका देखने को मिल जाएगा। तो ये 7 ऐसी इंडियन साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव, द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। आगे जाके हो सकता है कि इनके ऊपर फर्दर डिस्कशंस के बाद इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्जा यहाँ पे मिल जाए, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो दोस्तों ये दरअसल में आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन से शेड्यूल के अंदर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन है, तो दोस्तों ये तो 8th शेड्यूल है ना, 10th शेड्यूल तो आपका अलग है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट रहेगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें सर एम विश्वेश्वरैया जी की, तो दीवान ऑफ मैसूर के तौर के ऊपर उन्होंने क्या चीज़ प्रमोट करी, तो दोस्तों उनका फोकस रहा यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, आपका इरिगेशन और मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर। तो ये बातें आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।